पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर हो रहा है ना, उसके लिए पेपर आपके सामने लेकर आ गए। इसका सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से। मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। समय इसमें आपको 3 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। 30 नंबर आपका इंटरनल नंबर रहता है। देखिए यहाँ पर कक्षा 12, ठीक है ना, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। रसायन विज्ञान में आपका ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान की बात करेंगे। रसायन विज्ञान में आपका ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। कौन से परीक्षा की? अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान कक्षा 12 की बात करेंगे। समय 3 घंटा, आपको पूर्णांक 70 नंबर का दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसमें निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश को जानिए। उसके बाद मैं यहाँ पर इनके प्रश्नों को भी सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। चलिए, पहला निर्देश देखिए क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है, ये नहीं सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। जितने अंक आपको इसमें देने हैं प्रत्येक प्रश्न में, वो उसके समक्ष आपको दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। गणनात्मक जो प्रश्न है उसमें गणना के समस्त पदों को आपको देना है, ठीक। जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या करना है? जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देना है, ठीक। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का जो दिया गया है इसमें, इस खंड में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? देखिए, और आपके लिए सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही प्रश्नों को देखना है और अच्छी तरीके से इसका सलूशन भी करना है आप सभी को, क्योंकि जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़िएगा अच्छी तरीके से और समझने का भी प्रयास करिएगा। क्योंकि देखिए, आपके लिए सारे प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया है, आपके लिए मॉडल पेपर को लाया गया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन, परासरण दाब। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो अनुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है ना, वह कौन सा है? प्रकाशिक घूर्णन जो होता है ना, वो अनुसंख्य गुणधर्म है एक तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए है, क्या कह रहा है, Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन में, ठीक है ना, 0.2 मोल विलयन में 500 ml लिए आवश्यक की मात्रा, 500 मिली में के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? इसका आंसर हो जाएगा 10.6 ग्राम। आप सभी लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर 10.6 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसका लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा? वेग स्थिरांक का जो ताप है वो बढ़ाने पर क्या होगा? अगर हम वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? इसका आंसर आपका हो जाएगा बढ़ेगा। अगर हम वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? उसका ताप क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, या उसकी जो अभिक्रिया की जो वेग है वो क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए, फास्जीन क्या है? फास्जीन क्या है? PH3, POCl3 या POCl3 या CS3 या COCl2। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा फास्जीन है उसका सूत्र क्या होता है? डायरेक्टली पूछ रहा है उसका सूत्र क्या होता है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि आप बताइए फास्जीन का सूत्र क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो फास्जीन का जो सूत्र होता है क्या होता है? COCl2। क्या होता है? COCl2 आपके लिए होता है, ठीक है ना। चलिए, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जब फिनाल को हम किसके साथ? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो
क्लोरीटोन बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा, मेथॉक्सी बेंजीन बनेगा या बेंजीन बनेगा। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। ठीक है ना। चलिए, फार्मलीन जलीय विलयन है। फार्मलीन का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल का, या फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, या क्लोरोमीन का, या एसिटिल्डिहाइड का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसिटिल्डिहाइड। ठीक, क्या हो जाएगा? एसिटिल्डिहाइड। ठीक है ना, एसिटिल्डिहाइड। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर देंगे कि जो यहाँ पर फार्मेलिन का जो जलीय विलयन है वह किसका? फार्मेल्डिहाइड का है, या फार्मिक अम्ल का है, या क्लोरोमीन का है, या एसिटिल्डिहाइड किसका है? फार्मिक अम्ल का है। किसका है? फार्मिक अम्ल का है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राउल्ट के नियम को समझाइए। किसके नियम को? राउल्ट के नियम को समझाइए। अगला प्रश्न आपको करना है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ था, आप इस जरूर वीडियो में देखिएगा इसको। ठीक है ना। राउल्ट का नियम क्या होता है ये आपको बताना है, राउल्ट के नियम को ज़रूर समझाना है आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन क्लोराइड विभव को समझाइए। किसको? मानक हाइड्रोजन विभव को समझाइए। मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है आप सभी को बताना है। ठीक है ना। या मानक हाइड्रोजन अपचयन विभव, इसको वही चीज़ कहते हैं। ठीक है ना। तो एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। मान लीजिए कोई हमारी अभिक्रिया है, 10 मिनट में कितनी परसेंट? 20% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आप सभी लोग कर लीजिएगा। कोलेराउस का नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये प्रश्न भी हमने आपको कराया है। ठीक है ना। तो ये आपको करना है। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? हमने आपको विलयन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर जाएंगे देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक, तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है ना। नष्ट समीकरण लिखिए, नष्ट समीकरण लिखिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। जो नष्ट समीकरण होता है, नष्ट समीकरण आपको लिखना है और इसकी एक उपयोगिता आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? SOCl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की है तो वेग स्थिरांक की गणना आपको करनी है। किसकी गणना करनी है? वेग स्थिरांक की गणना आपको करनी है। ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, ये आपको कर लेना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 0.1 मोल प्रति लीटर KCl प्रति लीटर विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो सवाल आपके लिए क्या कर रहा है कि 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि किसी उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl है, तो विलयन की चालकता और मोलरता को परिवर्तित कीजिए। ठीक है ना। और दे रखा है 0.1 मोल लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेन प्रति मीटर है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये आपको बताना है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है ना। तो संक्रमण तत्व वही होते हैं ना जो आपके डी ब्लॉक से संबंधित रखते हैं। किससे? डी ब्लॉक से संबंधित रखते हैं। कहने का मतलब वही है कि वे तत्व, अगर आपको लिखना चाहे परिभाषा लिख दीजिए, वे तत्व क्या लिखेंगे? वे तत्व जिनके
आप थोड़ा लिख लीजिए क्योंकि आपके लिए देखिए जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले, ठीक है ना, बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है। मतलब कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में, देखिए डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आपके लिए आते हैं, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन 5 कक्षक में आपके लिए प्रवेश करेंगे, ठीक है ना, 5 कक्षक में। तो वही कह रहा है कि इन किसी में से, यानी इन पांचों में से किसी में भी आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आएगा, ठीक है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से, मान लीजिए बाह्य कोश क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक करवा के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्रोमियम ये आपका हो गया, क्रोमियम हो गया, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है Z कितना होता है, 24 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 24 होता है। तो कह रहा है बाह्य कोश, मान लीजिए यस है, पहले यस आएगा, उसके बाद एफ आएगा या डी आएगा यहाँ पर। तो कह रहा, अभी देखो निकालेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की, ठीक है ना। तो अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे निकालना है। अगर कहीं पर यस पी डी एफ, ठीक, 4 कक्षक में आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं भरने की ज़रूरत पड़ती है। अगर यस आएगा तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक होती है, ठीक है ना। अगर मैं पी की बात करूं तो इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें कक्षक की संख्या 3 आपके लिए हो जाएगी। क्यों 3? क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे प्रत्येक कक्षक में, तो 3 कक्षक आपके लिए आ जाएगा, ठीक। अगर डी नंबर की बात करें, इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 5 कक्षक इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 कक्षक आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपके लिए होंगे। अगर डी कक्षक की बात करें तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, आपके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें 7 कक्षक आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 कक्षक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो समझ में आई इतनी बात, समझ में आया ना। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का करके दिखा दूँ कि क्रोमियम क्या है, डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, जब ये डी कक्षक का है तो जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह किस में प्रवेश करेगा, वह प्रवेश करेगा इसमें डी, यानी डी में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप लोगों को याद करना होगा, क्या याद करना होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पहला आप लिखेंगे यस पी, क्या लिखेंगे, एस पी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एस पी डी, क्या लिखेंगे, एस पी डी, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एस पी एस पी डी, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग एस पी, ठीक, एस पी, या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एस पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस पी लिखेंगे। उसके बाद एस डी पी, क्या लिखेंगे, एस डी पी लिखेंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी हमको। देखिए अगर यस कक्षक है तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया ना। अगर जो पहले यस वाला है उसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 से मैंने काउंटिंग किया। अब देखिए हमारे पास पी आ रहा है, तो अगर यहाँ पर मैंने 1 चालू किया तो इसको किससे चालू करेंगे, 2 से, 2 यहाँ पर 3, ठीक है ना। अगर मैं देखिए अब यहाँ पर डी आ रहा है, डी को यहाँ पे 2 से चालू किया था, इसको किससे चालू करेंगे, 3 से चालू करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको करना है नंबरिंग, मतलब पहले एस वालों को कर लेना है 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद पी आता है, पी को देखिए इसको मैंने 1 से स्टार्ट किया था, इसको 2 से स्टार्ट करिएगा, 2 3 4 आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, क्योंकि 2 एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा।
फिर इसमें भी 2, 2 2 4, इसमें 6, ठीक, इसमें 2, तो कितना हो गया, 6 2 8, 2 10 2 12, 12 6 18, ठीक, 18 हो गया। अब 18 6 24 होता है, कितना होता है, 18 6 24 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक, अब कितना हो गया, 18 2 20, 4 24। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप लोग इसमें एक रूल पढ़ेंगे कि पूर्ण भरी हुई कक्षाओं में से अर्ध भरी कक्षाएं ज़्यादा अस्थायी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इसको 1 कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगी, अस्थाई हो जाएगी। अभी देखिए एक अस्थाई था, अभी क्या हुआ, दोनों अस्थाई हो गए, ठीक, क्योंकि इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया, इसमें आया, 5 में, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन के तौर पर इसको ले सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शंस के तौर पर इसको ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक और लेता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको एक वीडियो पूरा ले आएंगे जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैलो एल्केन की युक्ति यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, यानी क्लियोफिलिक में क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए, ठीक। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को कैसे बनाएंगे, फिनाल, टाइलुइन, डाइफेनिल, ठीक है ना। अगला, परासरण और परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसमें रीडबर नियतांक आपको दे रखा है, R बराबर 0.0821 लीटर वायु के क्या मोल, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, RCOOH, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और इन अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना है, ठीक है ना। चलिए और अगला देखिए, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों, ठीक। और अगला क्वेश्चन, कारण बताइए कि मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए जल में अविस्रवीय है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का विरेचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका पूरा ये मॉडल पेपर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक शेयर, देखिए इसमें भी आप निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, नॉर्मलता, इसको आपको परिभाषित करना है। क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, HCN के साथ, NaHSO3 के साथ, RMgX के साथ, टॉलिन अभिकर्मक के साथ या फेल्हिंग विलयन के साथ। जब इनके साथ जो एल्डिहाइड है क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहलों का पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा कैसे प्राप्त करेंगे क्या, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, फिनाल से सैलिसिलेहाइड, मेथिल आयोडाइड से मेथेन, ठीक है ना। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, एल्डोल संघनन, रोजेमुंड अपचयन, कोल्बे वैद्युत अपघटन, गाटरमान कॉक अभिक्रिया या रायमन टीमन अभिक्रिया, ठीक। अथवा में डाई एथिल ईथर के विरेचन की 2 प्रमुख विधियां लिखिए, निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, CH3COCl, PCl4 या PCl5 या PCl3 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, नहीं PCl5 होगा, ठीक है ना। और गर्म HI, ठीक। अगला देखिए इसमें क्या है, हेलो एरीन क्या है, क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। क्लोरोबेंजीन की, ठीक है ना, Cl2 तथा सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो ये आपका टोटल मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चा लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।